Good morning everyone. Here we discuss topic of merchant banking unit 2, that is regulatory framework of financial services. फाइनेंशियल सर्विसेज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें लास्ट टॉपिक है अब आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसको किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रेगुलेशन जो है वो एक तरह का सुपरविज़न है, जिससे हम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज़ करते हैं। उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी क्या गाइडलाइंस हैं, ये सब हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ये सब उनको बताया जाता है, जैसे कि बैंकिंग बिजनेस है तो उसने अपना काम किस तरह से करना है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं तो उन्होंने किस तरह से अपना काम करना है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है तो वो किस तरह से मैनेज करना है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये चीज़ होती है जो आपको रेगुलेशंस बताती है कि आपने अपने बिजनेस को किस तरह से रेगुलेट करना है। रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है जिससे हम कमर्शियल या कॉरपोरेट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकें, सुपरवाइज कर सकें। हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कंट्री के हम बिजनेसेस पे डिपेंड करती है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करती है। इकोनॉमी ग्रोथ तभी हो पाएगी जब ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक्टिविटीज़ अपना काम अच्छे से परफॉर्म करेंगी। अब यहाँ पर हम उनको एनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं सेविंग्स के लिए, और वही सेविंग्स क्या बनती हैं, इन्वेस्टमेंट बनती हैं, जिससे कैपिटल फॉर्मेट होता है और वो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करता है। एफिशिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज, हमारी जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जा रही हैं, आप देख रहे हो टाइम टू टाइम जो लोन रिक्वायरमेंट्स हैं या लोन फैसिलिटीज़ हैं वो चेंज होती जा रही हैं। पहले के टाइम पे कभी मैरिज लोन नहीं होता था, एजुकेशनल लोन नहीं होता था, बट आज के टाइम पर ये चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने के लिए कि मेरे पास तो LCD भी होना चाहिए, मेरे पास LED भी होना चाहिए, मेरे पास 4 व्हीलर भी होना चाहिए, तो इन सब के लोन भी जो है वो प्रोवाइड किए गए, जिससे आप अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सको। तो ये है फाइनेंशियल सर्विसेज। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, अब जो भी लोग अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं उनको किस तरह से, उनके इंटरेस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। ऑर्डरली ग्रोथ, ऑर्डरली ग्रोथ का मतलब क्या है, एक प्रॉपर ऑर्डर, ऐसा नहीं कि ग्रोथ रेट जो है वो एक बार तो इंक्रीज़ हो रहा है दूसरी बार डिक्लाइन हो रहा है, एक प्रॉपर कॉन्टीन्यूटी का होना ज़रूरी है। प्रॉपर फंक्शनिंग, किस तरह से रेगुलेट करना है, किस बिजनेस को किस तरह से सुपरवाइज़ करना है, ये सब काम किसका होता है, रेगुलेशन का, कि हमें रेगुलेशन करना है तो क्यों करना है। अब ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन, प्रूडेंशियल रेगुलेशन, लेजिस्लेटिव रेगुलेशन एंड इन्वेस्टर्स रेगुलेशन। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये जो इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन है इसको हम स्ट्रक्चरल रेगुलेशन भी बोलते हैं। हर एक एक्टिविटी को एक रेगुलेटर जो है वो रेगुलेट करता है। यहाँ पर प्रॉपर डिमार्केशन कर दिया जाता है कि कौन सा पर्सन, कौन सी ड्यूटीज़ उसकी होंगी, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं वो कौन है, सेबी और RBI। सेबी रेगुलेट करते हैं फंक्शनिंग म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज या ब्रोकरिंग के जितने भी काम हैं वो मैनेज किया जाता है। प्रूडेंशियल में इंटरनल मैनेजमेंट कैसा होगा एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, फिनेंशियल सर्विसेज का, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या होंगे, लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए, सॉल्वेंसी क्या होना चाहिए, ये बताया जाता है। एम ऑफ रेगुलेशन इज़ टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फर्म विदाउट एडिक्वेट रिसोर्सेज। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि एक मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस होने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना है, आपके पास मिनिमम कैपिटल इतना होना चाहिए, ये सब पढ़ा है ना आपने, तो ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। इन्वेस्टर रेगुलेशन में बताया गया, सेबी ने गाइडलाइंस बताई कि किस तरह से हम एक इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टाइम टू टाइम उन गाइडलाइंस में भी चेंजेस आते रहते हैं। लेजिस्लेटिव में लॉज बना दिए गए कि अगर आपका बैंकिंग बिजनेस है तो वो कौन से लॉज फॉलो करेगा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा गया है। इंश्योरेंस बिजनेस है तो वो IRDA ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं उनको फॉलो करते हुए, तो यहाँ पर लॉज बना दिए गए, एक्ट्स बना दिए गए जिनको फॉलो करते हुए आपने बिजनेस कंडक्ट करना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्म में हम 2 पढ़ेंगे। रेगुलेशन रिलेटेड टू बैंकिंग, बैंकिंग के लिए हम कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग को मेन रेगुलेट करने के लिए RBI है, RBI जो कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है।
डेवलप करता है, प्लान करता है। मेन फंक्शंस ही क्या है कि उनका जो मॉनेटरी सिस्टम है, मनी सप्लाई कैसे करनी है, कंट्रोल कैसे करनी है, प्राइस को स्टेबल कैसे रखना है, ये किसका काम है? आरबीआई का। आरबीआई के जो ट्रेडिशनल फंक्शंस थे वो थे कि कैसे रेगुलेट करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे सुपरवाइज करना है और कैसे रेगुलेट करना है। बट जो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं उसमें क्या आता है कि मनी को कंट्रोल कैसे करना है, या फिर गवर्नमेंट का भी बैंकर कौन है? आरबीआई। अगर नोट इशू करने की रिक्वायरमेंट है तो वो आरबीआई कर सकता है। बैंकर्स का भी बैंक है, क्योंकि हर एक बैंक के लिए जो गाइडलाइंस बनाई जाती हैं वो भी कौन बनाता है? आरबीआई। क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करना है, फॉरेन रिजर्व्स की कस्टोडियन किसके पास है? आरबीआई के पास है। बैंकिंग सर्विसेज को रेगुलेटर भी कौन है? आरबीआई है। डेवलपमेंट फंक्शंस क्या हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे डेवलप करना है, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए प्रोविजंस बनाना, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए प्रोविज़न बनाना, ट्रेनिंग कैसे देनी है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, रिपोर्ट्स कैसे पब्लिश करनी है, बैंकिंग हैबिट्स को प्रमोट कैसे करना है, या हाउसिंग नीड्स कैसे पूरी करनी है, या फिर एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन कैसे करना है। ये सब आरबीआई के डेवलपमेंट फंक्शंस हैं। सुपरवाइजरी में कि लाइसेंस ग्रांट करना, बैंक की इंस्पेक्शन करना, कंट्रोल करना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के जितने भी नॉर्म्स बनाए जाते हैं वो बनाना, ये आरबीआई का काम है। अब दूसरा पार्ट आता है यहाँ पर सेबी का। सेबी क्या है? सेबी एक्ट है 1992 में बनाया गया, जिसके दो फंक्शंस आते हैं, रेगुलेटरी फंक्शंस और डेवलपमेंट फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस में वही सेम कि मर्चेंट बैंकर या अंडर राइटर्स, ये कोई भी इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, और कैसे रेगुलेट करना है वो भी ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स क्या होनी चाहिए, या किसी भी तरह का कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट फंक्शन में इन्वेस्टर एजुकेशन को प्रमोट करना, इंटरमीडिएरीज़ को ट्रेन करना या रिसर्च करते रहना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पार्टिसिपेंट्स को कि हमारी इकोनॉमी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये तो था बैंकिंग के लिए। बैंकिंग के लिए दो पार्ट्स आ गए, एक तो आरबीआई का मेन रोल और दूसरा सेबी का। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरेंस सर्विसेज, जिसमें मेन रोल आता है आईआरडीए का, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पर कौन सी है? आईआरडीए। अब ये चार्ट में बताया गया कि जो आईआरडी है वो जो रेगुलेट करता है वो कौन कौन से पार्टीज़ को रेगुलेट करता है। फंक्शंस क्या है आईआरडीए की कि यहाँ पर उसको रजिस्ट्रेशन कराना, रिन्यूअल कराना, लाइसेंस देना, एजेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, अगर कोई नॉन टैरिफ प्रोडक्ट्स है उसको किस तरह से मॉनिटर करना है, कैसे सुपरवाइज करना है, फॉर्मुलेशन रेगुलेशंस बनाना, डिसिप्लिन को कैसे मैनेज रखना है, या कंज्यूमर एजुकेशन किस तरह से प्रोवाइड करनी है। ये सब इन्फॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ पर इस टॉपिक में हमने यही पढ़ा कि किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज में मेन दो आती हैं, मर्चेंट बैंकिंग, और मर्चेंट बैंकिंग के लिए आपको याद है यूनिट 1 में हमने पढ़ा था कि सेबी गाइडलाइंस फॉर मर्चेंट बैंक, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मर्चेंट बैंक, तो वो टॉपिक्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। क्लियर? जी, आज जो हमारा टॉपिक था वो था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें हमने बैंकिंग सर्विसेज और इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ा है। क्लियर? कोई भी डाउट अपना हो तो ग्रुप में प्लीज़ मैसेज कर दिया करो कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपको। थैंक यू।